नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा 9वीं के अब तक हमने 4 विषयों के बारे में हमने जानने की कोशिश की है, पढ़ने की कोशिश की है। अगला अपना वीडियो है वो है पद परिचय। विषय है पद परिचय, वीडियो क्रमांक 5 है। इसे आज हम पढ़ने का और जानने का प्रयास करेंगे कि पद परिचय क्या है। पद या कहें शब्द, जिसके बारे में हम भली भांति जानते हैं कि शब्दों के वर्णों के सार्थक और सुव्यवस्थित क्रम को हम पद कहते हैं, जिसका अपना कोई एक अर्थ होता है। तो पद परिचय, परिचय का मतलब होता है उसकी जानकारी, एक तरह की उसकी व्याख्या कि व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य में उस क्रम में उस शब्द का क्या महत्व है, वो किस स्थान पर है और वो क्या उसमें योगदान करता है। तो इस पद परिचय में हम इतना पढ़ेंगे। पद परिचय को जानने के लिए पहले हमें उस पद की परिभाषा को जानना होगा कि पद क्या है। पद शब्द का ही दूसरा नाम है, जिसमें जब व्याकरण के नियमों के अनुसार शब्द को वाक्य में प्रयोग की योग्यता प्रदान की जाती है। योग्यता का मतलब हाँ, वो उसमें अपने अर्थ को व्यक्त करने में सक्षम है और जिस क्रम पर है वो उचित स्थान पर है, तो वह पद कहलाता है या शब्द कहलाता है। अब पद परिचय में क्या होता है उसको हमें जानने की कोशिश करनी है कि वाक्य में प्रयुक्त पदों का व्याकरण की दृष्टि से पूरा परिचय। अब परिचय किस प्रकार का, लिंग है, वचन है, काल है और कारक की दृष्टि से उसका वाक्य में क्या महत्व है, क्या वो जानकारी देता है, तो उसका परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद परिचय को पद व्याख्या या पदान्वय के नाम से भी जाना जाता है। परीक्षा में कभी कभी भैया बहनों को ये समस्या आती है कि भाई पद परिचय तो हमने पढ़ा, लेकिन पद परिचय शब्द प्रश्न में न आकर के पद व्याख्या आ गई या पदान्वय आ गया, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें जो हमने पद परिचय पढ़ा है उसी को पद व्याख्या पदान्वय मान करके उसका हल करने का प्रयास करना चाहिए। अब है संज्ञा का पद परिचय। अब पद परिचय हम देखते हैं कि एक वाक्य हिंदी का कोई हो, उसमें संज्ञा भी होती है, सर्वनाम भी होता है, उसमें कर्म भी होता है, क्रिया भी होती है, कुछ कारक चिन्ह भी होते हैं। तो वे जिस स्थान पर आए हुए हैं तो वाक्य के अन्य शब्दों के साथ मिल करके वे क्या बात स्पष्ट करते हैं, उनका क्या स्थान है और दूसरे वाक्यों के साथ में उनका क्या संबंध है, उनको देखते हुए हमें उसका परिचय करना होता है। तो इस पद परिचय के क्रम में हम सर्वप्रथम संज्ञा पद परिचय को पढ़ेंगे। संज्ञा जो कि हम सभी भैया बहनों ने पहले पढ़ा हुआ है, हम सभी जानते हैं कि संज्ञा क्या होती है। संज्ञा में किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, गुण या दशा का या अवस्था का नाम होता है। चाहे कोई सा भी नाम हो, नाम ही संज्ञा है। यहाँ पर उदाहरण के लिए हमने एक वाक्य ले रखा है कि चंद्रभूषण बाग में आम खा रहा है। तो चंद्रभूषण यहाँ पर काम करने वाला है, बाग में एक स्थान है, मैं यहाँ पर कारक चिन्ह है, आम है वो कर्म है और खा रहा यहाँ पर क्रिया है। ये बात हमें पूर्व में स्पष्ट होगी और इसमें भी हम उसको पढ़ेंगे। तो इसमें जो चंद्रभूषण है, जो हमारा इस क्रिया को करने वाला है, इसलिए ये हमारा करता हुआ, इसलिए यही यहाँ पर संज्ञा है। तो पहले हम संज्ञा पदों के बारे में जानेंगे। तो चंद्रभूषण क्या है, एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई कि चंद्रभूषण नाम का विशेष व्यक्ति है जो आम खा रहा है। ऐसा नहीं है कि जितने भी चंद्रभूषण हैं वो आम खा रहे, नहीं। व्यक्ति विशेष, एक व्यक्ति जो चंद्रभूषण हमारे सामने या हम उसे देख रहे हैं या वो हमारे सामने है, वो आम खा रहा है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई जो व्यक्ति विशेष को संबोधित करता है। अब हम देखेंगे चंद्रभूषण एक व्यक्ति का नाम है, इसलिए ये एक वचन हुआ। अब हमें पता है कि ये पुरुष है, इसलिए ये पुल्लिंग हुआ और इसका काम है खाना।
तो खाना क्रिया है या खा रहा क्रिया है उसका ये कर्ता है। प्रश्न में जब कभी आता है तो हमें कम से कम 3 या 4 पदों का परिचय एक पद के लिए देना जरूरी होता है। दूसरा है इसमें आम, क्योंकि हम संज्ञा के बारे में पढ़ रहे हैं तो संज्ञा के बारे में ही जानने का प्रयास करेंगे। आम कई प्रजातियों के होते हैं, कई उसकी किस्में होती हैं, इसलिए यहाँ पर कोई किस्म विशेष नहीं दे रखा है। यहाँ पर केवल आम शब्द आया हुआ है जो कि एक आम की जाति को संबोधित करता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा हुई। अब आम शब्द अपने आप में एक वचन है, क्योंकि एक बार में व्यक्ति एक ही चीज खा सकता है, इसलिए ये एक वचन हुआ। आम शब्द पुल्लिंग है और जो खा रहा है क्रिया है उसका प्रभाव इस पर पड़ रहा है, खाया आम जा रहा है, इसलिए खा रहा क्रिया का कर्म भी कौन है? आम है। आगे हम देखते हैं दूसरा वाक्य, लड़कियां हाथों से वस्त्र धो रही हैं। हाथों से यानी काम जो हो रहा है वो किसी न किसी सजीव या निर्जीव साधन के माध्यम से हो रहा है। देखते हैं लड़कियां हम जानते हैं कि संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर संज्ञा किस प्रकार की है? वो जातिवाचक है, क्योंकि यहाँ पर किसी लड़की विशेष का नाम नहीं आया है, इसलिए लड़कियां शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा है। अब हम देखते हैं कि लड़की से लड़कियां हुआ, इसलिए ये बहुवचन हो गया, तो ये बहुवचन है। और लड़कियां हैं जो क्या काम कर रही हैं? धो रही हैं। तो धोना एक क्रिया है, इसलिए धोना क्रिया की ये यहाँ पर लड़कियां करता है, तो धो रही क्रिया का करता है। आगे देखते हैं एक शब्द है वस्त्र। वस्त्र भी कई किस्मों के होते हैं, वस्त्र विशेष का यहाँ पर नाम नहीं दे रखा है, इसलिए ये वस्त्र जातिवाचक हुए। और धो रही हैं, लड़कियां अनेक हैं, इसलिए अनेक लड़कियां हैं, इसलिए वो अनेक वस्त्र धो रही हैं, इसलिए ये बहुवचन हुआ। लड़कियां सब अपने आप में स्त्रीलिंग है, इसलिए स्त्रीलिंग हुआ। और लड़कियों के द्वारा जो काम किया जा रहा है धोने का, तो धो रही क्रिया का ये कर्म है, जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन है, और धो रही क्रिया का ये कर्म है। कौन? वस्त्र। तो वस्त्र संज्ञा भी है और वाक्य में यहां पर कर्म है। और यहां पर हम देखते हैं कि हाथों से धो रही है। जहां पर कोई काम किसी माध्यम से या उपकरण के माध्यम से होता है तो वहां पर करण कारक होता है। से पेन से लिखना, किताब के माध्यम से पढ़ना, लकड़ी से मारना, ऐसा जब शब्द से आता है तो वहां पर ये कारक होता है। अगला है बचपन के दिन कितने अच्छे होते हैं। अब यहां पर शब्द दो दे रखे हैं, एक तो बचपन है और दूसरा दिन है। अब इनका क्रमशः हम अध्ययन करेंगे कि बचपन न तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, न ही ये जातिवाचक है। बचपन एक प्रकार का भाव होता है, एक कुछ वर्षों की अवधि होती है, इसलिए बचपन का हम पद परिचय करेंगे तो देखेंगे कि बचपन शब्द एक भाव को प्रकट करने वाला होता है। जब बच्चा नादान होता है उसमें बचपना होता है, तो यहाँ पर भाववाचक संज्ञा है और बचपन शब्द एक वचन है और पुल्लिंग है। दूसरा है दिन। हम जानते हैं कि दिन 7 माने गए हैं, इसलिए कोई दिन विशेष यहाँ पर नहीं दे रखा है, न सोमवार है, न मंगलवार है, न शनिवार है, न रविवार है, ऐसा कुछ यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। इसलिए दिन शब्द है वो अपने आप में एक जातिवाचक है, बहुवचन है, क्योंकि बचपन में कई वर्ष बिताए होते हैं और कई वर्षों में कई दिन होते हैं, इसलिए ये बहुवचन होगा, और पुल्लिंग है। इस प्रकार की जानकारी हमें इस पद परिचय में करनी है। अब हम आगे देखते हैं कि संज्ञा पद के अतिरिक्त और किन पदों के आधार पर हम पद परिचय को पढ़ते हैं। उसमें दूसरा है सर्वनाम पद परिचय। सर्वनाम पद परिचय में हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। जो सर्वनाम शब्द हैं वो वाक्य में कौन कौन से हैं। मैं पुरुषवाचक, अब शब्द है मैं राम के साथ उसके घर गया। मैं राम के साथ उसके, तो यहां पर मैं और उसके ये दो शब्द आए हैं। अब इनका हम परिचय क्रमशः प्राप्त करेंगे कि वाक्य में इनका क्या परिचय है व्याकरण की दृष्टि से। मैं शब्द हम जानते हैं
कि कर्ता स्वयं अपने लिए करता है, वक्ता अपने लिए करता है, तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। क्योंकि यहाँ पर वाक्य पढ़ेंगे, मैं शब्द स्त्रियों के लिए भी हो सकता है और पुरुषों के लिए भी हो सकता है, लेकिन वाक्य में हमें देखना है कि वो किस प्रकार प्रयोग किया गया है। मैं राम के साथ उसके घर गया, तो मैं यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम है और उत्तम पुरुष है। हम जानते हैं कि पुरुषवाचक में 3 पुरुष होते हैं। पहला वक्ता जो होता है वो उत्तम पुरुष होता है, वक्ता की बातों को सुनने वाला जो मध्यम पुरुष होता है, और जिसके बारे में बातें की जा रही हैं और जो वक्ता और श्रोता के बीच में उपस्थित नहीं है, उसके बारे में जो बातें की जाती हैं वो अन्य पुरुष होता है। तो मैं शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है, पुल्लिंग है और गया क्रिया का कर्ता है। दूसरा शब्द है हमारे वो उसके यानी एक तरह का ये संबंध बताने वाला शब्द है के, का, के, की और ना, ने, नी और रा, रे, री। ये संबंधवाचक कारक के विभक्ति चिन्ह हैं, इसलिए उसके आया। तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि मैं राम के साथ उसके घर गया, राम के घर गया, इसलिए ये क्या हुआ, पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। अन्य पुरुष हुआ उसके, क्योंकि वो हमारे बीच में मौजूद नहीं है, थर्ड पर्सन है, एक वचन है और पुल्लिंग है। इसको इस प्रकार समझने का प्रयास करेंगे। हमें पुस्तकों में अनेकानेक उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, वहाँ अलग अलग सर्वनामों का प्रयोग किए गए होंगे। तो वाक्य क्रम में उनका जो परिचय होगा वो हम बार बार अभ्यास करके जानने का प्रयास करेंगे, तो हमारा अभ्यास और अच्छा होगा और जो बारीकियाँ हैं वो भी हमें मालूम हो जाएंगी जब हम कक्षा में निरंतर हो जाएंगे। दूसरा वाक्य है, वे कहते हैं कि कोई आ रहा है। वे जो यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं, यानी थर्ड पर्सन, अन्य पुरुष, वे कहते हैं कि कोई आ रहा है। कोई आ रहा है यानी स्पष्ट नहीं है कि कौन आ रहा है, लेकिन इतना जरूर पता है कि कोई आ रहा है। वे शब्द में पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि वे शब्द, वे कहते हैं कि कोई आ रहा है। आ रहा है इस क्रिया से पता पड़ रहा है कि ये पुल्लिंग है, तो वे पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, बहुवचन है, वे शब्द आया क्योंकि वो बहुत सौ के लिए आया है, पुल्लिंग भी है और कहते हैं क्रिया का ये करता है। दूसरा शब्द है कोई। कोई कि जो स्पष्ट नहीं है, तय नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि कोई न कोई अनजान हो सकता है या जानकार भी हो सकता है, या जिसको हम जानते हैं वो भी हो सकता है, लेकिन आ रहा है इसको देखा नहीं गया है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आ रहा है यानी एक आ रहा है, इसलिए एक वचन है और पुल्लिंग है। इस परिचय को हम इस प्रकार समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा आगे उदाहरण है वो है, यह अच्छा नहीं हुआ। यह यानी जो भी कृत्य हुआ किसी के द्वारा किया गया, लेकिन जो किया गया है वो उचित नहीं है, ठीक नहीं है। अब यह का परिचय हम करेंगे। यह और वह दो शब्द हैं, यह और वह। यह का मतलब एक निश्चय कि जो ये काम हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ है, ठीक ढंग से नहीं हुआ है, उचित तरीके से नहीं हुआ है, या जिसके साथ में किसी ने किया है तो वो भी ठीक ढंग से नहीं है, वो अच्छा व्यवहार नहीं है। इसलिए यह शब्द है वो निश्चयवाचक सर्वनाम का बोध करवाता है, और ये एक वचन है, पुल्लिंग है और हुआ क्रिया का ये करता है, क्योंकि काम करने वाला है। आगे हम तीसरे क्रम पर पढ़ेंगे विशेषण पद परिचय, यानी जो वाक्य में विशेषण शब्द आते हैं, तो वाक्य में व्याकरण की दृष्टि से उसका परिचय क्या होगा, उसको भी हमें जानना बहुत जरूरी होता है। देखते हैं, यहाँ पर एक उदाहरण लिया हुआ है। श्रेष्ठ पुरुष इन बातों पर कम ध्यान देते हैं। श्रेष्ठ पुरुष जो सर्वगुण संपन्न हैं, या अपने कर्मों के माध्यम से, अपने कृत्यों के माध्यम से लोगों की दृष्टि में श्रेष्ठ पुरुष कहलाते हैं, महापुरुष कहलाते हैं, या अच्छे पुरुष कहलाते हैं। तो जो श्रेष्ठ लोग होते हैं
वो कभी छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा ही भाव को प्रकट करने वाला एक वाक्य है। श्रेष्ठ पुरुष इन बातों पर कम ध्यान देते हैं, इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। उनमें श्रेष्ठ शब्द आया है, श्रेष्ठ यानी गुणवत्ता की दृष्टि से, इसलिए ये गुणवाचक विशेषण हुआ। एक तो श्रेष्ठ होता है, एक निकृष्ट होता है, घटिया होता है, एक बढ़िया होता है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। और श्रेष्ठ पुरुष नहीं देते हैं इसलिए बहुवचन हुआ, इसलिए ये बहुवचन हो गया। और पुरुष है इसलिए ये पुल्लिंग हुआ। इन यानी बातों के लिए आया है। ये छोटी मोटी जो बातें होती हैं जो लोगों के द्वारा की जाती हैं, तो इन का मतलब होता है संकेतवाचक विशेषण। ये इन शब्द है वो ऐसी छोटी मोटी बातों की तरफ इशारा करता है कि इस प्रकार की बातों पर श्रेष्ठ पुरुष होते हैं जो कम ध्यान देते हैं, ज़्यादा उस पर गौर नहीं करते हैं। तो ये संकेतवाचक विशेषण हुआ। अब बातों शब्द आया है इनके साथ में, इसलिए ये बहुवचन हो गया है। और बातें शब्द अपने आप में स्त्रीलिंग है, लिए इन है वो स्त्रीलिंग है। फिर है कम। अब कम क्वांटिटी, मात्रा, परिमाण, उसका बोध हमें करवाता है। अब कम शब्द का परिचय यहां पर किस प्रकार होगा? अब कम है वो मात्रा, अधिक, कम, तो परिमाणवाचक, परिमाण यानी मात्रा। ध्यान रहे परिमाण और परिणाम लगभग सुनने में समान सुनाई पड़ते हैं, लेकिन दोनों का अर्थ यहां पर भिन्न भिन्न है, इसलिए परिमाण को परिमाण समझा जाए, परिणाम नहीं। तो परिमाणवाचक विशेषण है और ये एक वचन है और ये पुल्लिंग है। दूसरा है 3 दिन बाद वह चौथी कक्षा में आया है। 3 दिन बाद वह चौथी कक्षा में आया है। तो 3 शब्द है, यानी संख्या बोधक है। हम सभी जानते हैं कि काउंटिंग, जिनकी हम गणना कर सकते हैं। तो 3 संख्यावाचक विशेषण है, एक प्रकार की ये संख्या है, बहुवचन है क्योंकि एक से अधिक है, और ये पुल्लिंग है। फिर संख्या, अगला शब्द है चौथी। ये भी एक तरह की संख्या ही है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो ये संख्यावाचक विशेषण है, ये एक वचन है और स्त्रीलिंग है। फिर है क्रियापद परिचय, यानी वाक्य में क्रिया भी प्रमुख होती है, इसलिए क्रियाओं का परिचय किस प्रकार करेंगे उसको हम एक उदाहरण के माध्यम से पढ़ेंगे। श्रीकांत पुस्तक पढ़कर घर जाएगा। तो क्रिया है इसमें जाएगा। अब इस जाएगा शब्द से देखो, इसमें श्रीकांत संज्ञा है क्योंकि हम क्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर क्रिया शब्द पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में हम पहले थोड़ा बहुत जानने का प्रयास कर चुके हैं, इसलिए उसके बारे में हम बार बार प्रयास नहीं करेंगे। पूछा जाए तो पूर्व के आधार पर हमें यहाँ पर भी उसका परिचय करना है। तो जाएगा यहाँ पर क्रिया है और यहाँ पर 2 शब्द आए हैं, पढ़कर और जाएगा। पढ़कर जिस क्रिया के साथ में कर शब्द आता है, इसका मतलब वो क्रिया पहले होती है, इसलिए जो क्रिया पहले होती है और दूसरी के प्रारंभ होने से पहले वो समाप्त हो जाती है, इसलिए उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो जिस क्रिया के साथ में यदि कर आ गया है और उस वाक्य में यदि एक दूसरी क्रिया है, तो जिसके साथ में कर शब्द आया है, इसका मतलब वो क्रिया पहले संपन्न होती है, उसके बाद में दूसरी क्रिया प्रारंभ होती है। तो पढ़कर पूर्वकालिक क्रिया है, सकर्मक है। अब सकर्मक कैसे है? क्योंकि क्रिया तो है जाएगा और यहां पर है पढ़कर, तो पहले हमें पढ़ करके देखना है कि क्या पढ़कर जाएगा। तो पहले वो पुस्तक पढ़ेगा, उसके बाद में वो घर जाएगा। तो पुस्तक है वो यहां पर कर्म है, इसलिए ये सकर्मक क्रिया हुई। तो यहां पर ये लिखा है सकर्मक। और पढ़कर ये मुख्य क्रिया भी है, क्योंकि क्रिया पहले संपन्न होती है, इसलिए कर्ता की ये मुख्य क्रिया भी है, क्योंकि उस काम को वो पहले संपन्न करता है, उसके बाद में वो दूसरी क्रिया प्रारंभ करता है। तो ये मुख्य क्रिया है और जाएगा ये यहां पर दूसरी क्रिया है। फिर है जाएगा। क्रिया सकर्मक है। कहां जाएगा? घर जाएगा,
बाजार जाएगा, स्कूल जाएगा, कहाँ जाएगा? तो उत्तर मिलता है कहाँ जाएगा? तो घर जाएगा। घर जाएगा उत्तर प्राप्त हो गया, इसलिए ये सकर्मक क्रिया हुई। तो क्रिया है वो सकर्मक रूप है। अब जाएगा शब्द से जिस क्रिया के अंत में हम जानते हैं कि गा गे गी शब्द आता है, तो हम वैसे ही ध्यान लगा लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं, हमें अनुभव है, जानकारी है, उस आधार पर हम कह सकते हैं ये क्रिया भविष्यत काल की है। और एक वचन है क्योंकि श्रीकांत के लिए आया है, ये एक वचन है। जब कर्ता एक वचन होता है तो क्रिया भी एक वचन में होती है, तो ये एक वचन हुआ। और श्रीकांत पुल्लिंग है, कर्ता है, इसलिए क्रिया भी कैसी हुई? पुल्लिंग। क्योंकि हम ये जानते हैं कि वाक्य में जिस लिंग का कर्ता है तो क्रिया भी उसी लिंग की होती है। यदि कर्ता हमारा पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग में होगी। यदि कर्ता स्त्रीलिंग में है तो क्रिया भी स्त्रीलिंग में होगी। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन में होगी। यदि कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि यदि कर्ता बहुवचन में है और क्रिया एक वचन है। ये व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्ध है और पढ़ने में भी सुव्यवस्थित नहीं लगता है। इसलिए इन बातों का व्याकरण की दृष्टि से बहुत ध्यान रखना जरूरी होता है। इसलिए आज के अपने इस वीडियो में हमने पद परिचय को पढ़ा। यदि यहाँ पर पद परिचय के बारे में कोई बात हमें जानकारी में ठीक से समझ में नहीं आई है तो अपने वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।